ग्रामीण समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामीण भारत में शक्ति संरचना के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि भारतीय गांवों में शक्ति संरचना के कौन कौन से आधार हैं और इन आधारों की क्या भूमिका रही है गांवों की शक्ति संरचना में। तो 3 आधार हम स्पष्ट रूप से गांवों में देख सकते हैं शक्ति संरचना के लिए। जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत और जाति पंचायत। इन तीनों महत्वपूर्ण आधार स्तंभ ने ग्रामीण सामाजिक संगठन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। और एक शक्ति के रूप में हम देखें तो जमींदारी प्रथा अंग्रेजी शासन काल में ही शक्ति संरचना थी, वह जमींदारी व्यवस्था पर आधारित थी। जमींदारी प्रथा ही संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी हमारी, उसको संचालित करती थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित भी करती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी शासन काल है उसमें जो ग्रामीण शक्ति संरचना है सामंती समाजों के हाथ में थी। और जमींदारी व्यवस्था ही जो है शक्ति संस्था के रूप में विकसित हुई, गांवों में नेताओं का निर्धारण करने लगी। और इस प्रथा ने हमारे गांव के पंचायत और जाति पंचायत की भूमिकाओं को भी काफ़ी प्रभावित किया है। जमींदारी प्रथा के बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण लोगों के व्यवहार, संस्कार, परंपरागत अपेक्षाएं और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण संगठन है दूसरा, वो था जाति संगठन। जाति संगठन ने भी जमींदारी प्रथा के साथ साथ शक्ति संरचना का विकास किया है। और तीसरा जो प्रमुख आधार है गांवों का शक्ति संरचना का, वह है ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत और जाति पंचायत, यह हमारे ग्रामीण भारत में परंपरागत शक्ति संरचना की प्रकृति के रूप में देखे जाते हैं। यदि हम जमींदारी प्रथा का और अधिक गहन अध्ययन करें तो हमें भू स्वामित्व के आधार पर उत्तरी भारत में 2 प्रकार के गांव देखने को मिलते हैं। जो पहला गांव है उसे हम कहेंगे तालुकेदारी अथवा जमींदारी प्रथा वाले गांव, और दूसरा गांव है संयुक्त जमींदारी प्रथा वाले गांव। और ये क्यों क्यों हमें इस प्रकार की व्यवस्था क्यों देखने को मिलती है? ये व्यवस्था में देखने को मिलती है भू स्वामित्व के आधार पर। तो दोनों प्रकार के गांवों को हम देखते हैं। जिन गांवों में जमींदारी या तालुकेदारी प्रथा है वहाँ के गांव की सारी भूमि जमींदार की होती थी, उस पर उसका अधिकार होता था। और गांव के जो दूसरी तरफ के लोग होते हैं उनको कहा जाता था प्रजा या फिर रैयत। ये सिर्फ खेती करती थी और भूमि पर कृषि करने के बदले जो लोग होते हैं वो जमींदारों को लगान देते थे। इसी प्रकार गांव के जो तालाब है, चारागाह, भूमि, बाग बगीचे आदि पर जमींदार का अधिकार होता था। और इसका जो भी व्यक्ति उपयोग करता था उसको नगद और वस्तु के रूप में लगान देना होता था या फिर मुआवजा की व्यवस्था होती थी। इसी प्रकार जो व्यापारी है, दस्तकारी है, सेवा करने वाली जो जातियाँ होती है वो मुआवजे का भुगतान उपहार के रूप में करती थी। तो इस प्रकार हमको व्यवस्था देखने को मिलती है। इसी प्रकार जमींदारों को अपनी रैयत पर अनेक प्रकार के न्यायिक अधिकार भी मिलते थे। और जमींदारी प्रथा ने ही अनेक, ऐसा माना जाता है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक अधिकारों को जन्म दिया था, जिसमें कि कोई भी कानून का हस्तक्षेप नहीं होता था। और बिना कानून के ही जो जमींदार होते थे उनके पास बहुत अधिक पावर थी। और गांव के लोग कानून से भी अधिक प्रथाओं को स्वीकार करते थे, प्रथाओं का बहुत अधिक महत्व था। तो जमींदारी प्रथा ने गांवों में एक प्रकार से हम देखते हैं कि विशिष्ट सामाजिक संरचना को जन्म दिया। जाति पंचायत के बाद ही गांव में जमींदारी ही सब प्रकार के व्यवहारिक मामलों में कानून और नियमों के प्रतीक थे और उनका संरक्षण भी करते थे। कचहरी लगवाते, कागजों का लेखा जोखा रखते, न्याय करते, अपराधियों को दंडित करते। इस प्रकार सारे कार्य जमींदार करते थे और जमींदारी गांव का मुखिया माना जाता था। इसी प्रकार यदि हम दूसरे प्रकार के गांवों को देखें तो वहाँ पर संयुक्त जमींदारी प्रथा का प्रचलन था और जो शक्ति संरचना थी दूसरे प्रकार की थी। यहाँ पर हम बात करें उत्तर भारत के गांवों की, जो मैंने आपको 2 प्रकार बताए हैं, तालुकेदारी
अथवा जमींदारी प्रथा वाले गांव, और दूसरा है संयुक्त जमींदारी प्रथा वाले गांव। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त जमींदारी प्रथा वाले गांवों के बारे में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सामूहिक जमींदारी प्रथा में सभी भूमिदार थोकों में बंटे हुए थे। जो भूमिदार है उनको थोक का एक वर्ड है उसमें बांटा गया था, और जो थोक होते हैं वो पट्टियों में बंटे हुए थे। और एक थोक का एक या अधिक लंबदार होता था। लंबदार एक टर्म है जो इन लोगों के लिए यूज़ की जाती थी, जो शक्ति की एक स्वतंत्र इकाई था। गांव के किसान, सेवा करने वाली जातियां और व्यापारी भी थोक व्यवस्था के अनुसार बंटे हुए होते थे और उन पर थोक की ही सत्ता होती थी। इस प्रकार जो संयुक्त जमींदारी वाले गांव होते हैं वहाँ पर हमें शक्ति की एक से अधिक इकाइयाँ देखने को मिलती है। इन इकाइयों के जमींदारियों से संबंधित कई अधिकार भी होते थे, जैसे कि ये लोग भूमि, लगान और मकान के टैक्स भी वसूल करते थे, और अपनी चरगाह भूमि को वो विवाह, जन्म एवं मृत्यु के समय जनता में बांटते थे। अपनी जनता के विभिन्न जातियों के विरुद्ध जो पंचायत लगाते थे, फिर कार्यवाही करते थे, सुनवाई करते थे। और ऐसे गांवों में शक्ति धारण करने वाली एक संस्था होती थी, जिसमें होते थे भूस्वामी परिवार के बड़े बूढ़े व्यक्ति, निम्न जाति का सेवक व्यक्ति, पटवारी, चौकीदार और गांव का मुखिया, ये सब उसमें होते थे। इसी प्रकार ताल्लुकदार गांवों में भी उपभूस्वामी होते थे, जिन्हें कि ठेकेदार कहा जाता है, और ये ठेकेदार ताल्लुकदार की तरह ही शक्ति का प्रयोग करते थे। और कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे ताल्लुकेदार का एक प्रतिनिधि गांव में उसके नाम से पावर का प्रयोग करता था और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई भी करता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि जमींदारी प्रथा किस प्रकार से समाज में थी, ग्रामीण समाज में। अब हम दूसरा आधार स्तंभ देखते हैं, गांव पंचायत। तो इसी प्रकार जो गांव पंचायत होती है उनका संगठन भी जमींदारी प्रथा के अनुसार गांवों में अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलता है। पंजाब और दक्षिण भारत के गांवों में एक पंचायत होती थी, जिसके अधिकार क्या होंगे, कौन इसके सदस्य होंगे, ये लगभग तय था। गांव पंचायत के जो विभिन्न थोके होते हैं उनके लंबदार, ताल्लुकदार के ठेकेदार, विभिन्न जाति पंचायतों के जो वयोवृद्ध होते हैं व्यक्ति या फिर चौकीदार आदि होते थे। जमींदारी प्रथा जहाँ गांवों को विभिन्न थोकों और पट्टियों में विभाजित करती थी, वहीं ग्रामीण शक्ति संरचना का एक व्यापक आधार भी इन्हें माना जाता है। ये गांव पंचायतें क्या करती थी, गांव में कानून व्यवस्था बनाती थी और जाति पंचायतों के विरुद्ध अपील सुनने तथा थोक भूस्वामियों की शिकायतें सुनने का कार्य भी करती थी। तो इन सब बातों को यदि हम देखें तो हमें लगेगा कि ग्रामीण पंचायतें ग्रामीण शक्ति संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, सर्वोच्च स्थान रखती है। परंतु यदि हम व्यवहार में देखें तो उनका प्रभुत्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत अधिक तरह से सफलतापूर्वक यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जो ग्राम पंचायतें होती थी वह लगभग उदासीन ही रहती है, किंतु जब कभी गांव की प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रश्न होता है तो गांव पंचायतें अधिक क्रियाशील हो जाती हैं और सर्वोच्च शक्तिमान दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से गांव पंचायत का रोल होता है। इसी प्रकार यदि हम जाति की बात करें तो जाति पंचायत और शक्ति संरचना को यदि हम देखें तो जाति पंचायतें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, शक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। और जाति पंचायत ने ही जाति व्यवस्था को एक तरह से हम देखें तो सुरक्षा भी दी है। जाति पंचायत की विभिन्न भूमिकाओं को अनेक विद्वानों ने अध्ययन का विषय बनाया है, जैसे कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री है रिजले, अल्टेकर, मुखर्जी, मालविया, ब्लेट, इन सभी ने इसके ऊपर अध्ययन किया है और यह पाया है कि अंग्रेजी राज्य की न्याय व्यवस्था की स्थापना के साथ ही जो हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था होती है उसके कार्य भी समाप्त हो गए हैं। जाति पंचायत के जो प्रमुख अधिकारी चौधरी, जिसको प्रधान कहा जाता है, पंच, पंचायत की कार्यकारिणी के सदस्य जिन्हें पंच कहा जाता है, सिपाही जिसे संदेशवाहक भी कहते हैं, ये होते हैं। और
सभी निम्न और बीच की जातियों में वंशानुगत व्यवस्था पाई जाती है पदाधिकारी के रूप में। और जाति पंचायत का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वे गांव तक ही नहीं होता बल्कि कई गांवों तक फैला होता है। 10-20 गांवों तक भी इसका प्रभाव देखा जाता है। तो इसी प्रकार जाति पंचायतें कई कार्य करती है, जैसे कि भोजन के नियमों को तय करती है, विवाह के क्षेत्र, विवाह कहाँ पर करना है कहाँ नहीं करना है, क्या नियम होंगे, और किसके साथ उठना बैठना, हुक्का पानी कहाँ पर करना है। विभिन्न प्रकार के जाति के प्रथागत नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं। अगर उनका पालन नहीं किया जाए तो जाति पंचायतें दंड देती है। और इनका प्रमुख कार्य होता है जाति के परंपराओं को, प्रथाओं का पोषण करना, जाति की प्रतिष्ठा और सुरक्षा और हितों की रक्षा करना। परंतु हम देखते हैं कि समय के साथ साथ अब जमींदारी प्रथा भी उन्मूलित हो चुकी है और नई चयनित पंचायतों का गठन हुआ है। गांवों में जाति पंचायतें और अधिक क्रियाशील हो गई है, जातियों के गुट बने हैं। जमींदारी प्रथा में जाति पंचायतों में जातिवाद का तत्व दबा हुआ था और जाति पंचायतें शक्ति का द्वितीय और अपेक्षित स्रोत माने जाते थे। परंतु अब गांवों में हम देखते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित करने वाली एक महत्वपूर्ण पावर या शक्ति के रूप में जाति पंचायतें काम करती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो ग्राम पंचायतों का रोल है वो ग्रामीण संरचना में एक परिवर्तन या तनाव का कारण भी बन रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय ग्रामीण शक्ति संरचना, जमींदारी व्यवस्था, ग्राम पंचायत और जाति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभों के ऊपर टिकी हुई है।